अभय जो शहर से अपने दादाजी से मिलने सोनापुर गांव जा रहा था, उसको सोनापुर गांव जाने के लिए एक भयानक जंगल के रास्ते से जाना था। वो कुछ ही जंगल के रास्ते से जाते जाते उसको उस भयानक जंगल के रास्ते एक बस स्टैंड दिखाई देता है। वो उस बस स्टैंड के पास जाके खड़ा होके बस का इंतजार करने लगता है। शाम के ठीक 7 बज चुके थे। अभय इधर उधर देख रहा था कि उसको सोनापुर गांव जाने के लिए कोई बस या रिक्शा मिल सके। जंगल से उसको डरा देने वाले आवाजें आने लगी। ये सब देख के अभय बहुत ही डर जाता है। तभी अचानक दूसरी तरफ से एक इंसान एक हाथ में लालटेन लेके आने लगता है। क्या हुआ बेटा, इस भयानक जंगल के बस स्टैंड पे किसका इंतजार कर रहे हो? और तुम यहां अकेले हो क्या? तुम्हारे साथ और कोई नहीं है क्या? नहीं चाचा, मैं अकेला ही इस बस स्टैंड पे खड़ा हूँ। मुझे सोनापुर गांव अपने दादाजी से मिलने जाना है, इसीलिए मैं यहाँ किसी बस या रिक्शा का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन मुझे इस रास्ते से कोई भी गाड़ी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बेटा, इतने रात को वो भी सोनापुर गांव, ये तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तुम्हें इस रास्ते से सोनापुर गांव जाने के लिए अभी इस वक्त और इतने रात को कोई भी गाड़ी या रिक्शा नहीं मिलेगी। अगर तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम आज की रात मेरे घर रुक सकते हो। मेरा गांव यही पास में है। चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। कल सुबह होते ही तुम सोनापुर गांव अपने दादाजी से मिलने चले जाना। नहीं चाचा, मुझे किसी भी हालात में आज ही इसी वक्त सोनापुर गांव अपने दादाजी से मिलने जाना है, क्योंकि मेरे दादाजी की तबीयत बहुत ही खराब है। वो आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अगर आज मैं उनसे नहीं मिला तो मैं कभी अपने दादाजी को नहीं मिल पाऊंगा। उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि मैं उनके मरने से पहले उनके पास रहूं। इसीलिए मेरा आज ही सोनापुर गांव पहुंचना जरूरी है। ठीक है बेटा, तुम्हारी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूं। लेकिन बेटा, अगर तुम्हारी तकदीर अच्छी है और तुमने जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया होगा, तो तुमको आज इस रास्ते से कोई ना कोई गाड़ी या रिक्शा जरूर मिल जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम अच्छे से सोनापुर गांव अपने दादाजी से मिलने जा सको। इतना बोल के वो इंसान वहां से चला जाता है। सामने भयानक जंगल, और उस जंगल से अजीब तरीके से डरा देने वाले आवाजें आ रही थीं। ये सब देख के अभय डर जाता है। अचानक पीछे से एक रिक्शा आने लगती है। रिक्शा में पिछली सीट पे पहले से ही 2 लोग बैठे हुए थे। रिक्शा आते देख अभय के मन से डर खत्म हो जाता है। अभय कुछ सोचे बिना रिक्शा के सामने आके रिक्शा रोकने लगता है। रिक्शा रोको भाई, मुझे अपने रिक्शा में आने दो प्लीज। रिक्शा रोको। क्या हुआ बेटा, रिक्शा के सामने क्यों खड़े हो गए? क्या तुमको मरना है क्या? भाई, मुझे सोनापुर गांव जाना है। मुझे आपके रिक्शे में आने दो। मैं यहाँ इस सुनसान जंगल के बस स्टैंड पे अकेला ही खड़ा हूँ। मुझे किसी भी हालात में आज ही सोनापुर गांव जाना है। तो क्या मैं आपके रिक्शा में आ सकता हूँ? अरे बेटा, मैं सोनापुर गांव की तरफ नहीं जा रहा हूँ। मैं तो इन 2 लोगों को उनके गांव छोड़ने जा रहा हूँ। ऊपर से मेरे रिक्शा में मैं 2 लोगों से ज्यादा 3 आदमी नहीं बिठाता। तुम एक काम करो, थोड़ी देर में इस रास्ते से कोई ना कोई बस या रिक्शा आ जाएगा। तुम उसी गाड़ी से आ जाना। लेकिन भैया, मैं बहुत देर से बस या रिक्शा की आने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन कोई भी गाड़ी, बस या रिक्शा मुझे नहीं मिला। आखिरकार आपका रिक्शा मुझे इस सुनसान भयानक जंगल के रास्ते में मिल गया। तो प्लीज मुझे आपके रिक्शा में आने दो। आपका रिक्शा जहां तक जाएगा वहां तक मुझे आने दो। उसके बाद मैं रिक्शा से नीचे उतर जाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम्हारी परेशानी देख के मैं तुमको मेरे रिक्शा में आने दे रहा हूँ। जल्दी रिक्शा में बैठ जाओ। अभय रिक्शा में बैठ जाता है। रिक्शा वाले ने रिक्शा चालू किया और उस भयानक जंगल के रास्ते से रिक्शा लेके निकल पड़ा। जाते जाते जंगल से इधर उधर से भयानक जोर जोर से किसी जंगली जानवर जैसे जंगली भेड़िए की और उल्लुओं की आवाजें आ रही थीं। रिक्शा में बैठे सभी लोग ये सब देख के डर से कांपने लगे। तभी रिक्शा में बैठा अभय बोला, भैया, ये किसकी आवाजें आ रही है? इस जंगल में तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है, तो ये आवाज किस जानवर की हो सकती है? बेटा,
ये किसी जंगली जानवर की आवाज नहीं है। ये तो इस जंगल में घूमते रहते उस काले साए की आवाजें हैं। जब किसी इंसान की बदबू उस साए को चली जाती है तो वो इंसानों को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तुम लोग डरो नहीं, मेरा तो इस रास्ते से रिक्शा चलाने के रोज का काम है। रिक्शा वाला ये बोल ही रहा था कि तभी रिक्शा के सामने बड़ी सी काली परछाई खड़ी हुई जो 10 फीट लंबी थी। वैसे ही रिक्शा वाले ने तुरंत अपना रिक्शा रोक दिया। जैसे ही रिक्शा रुका, वो जंगल की काली परछाई ऊपर नीचे होने लगी। ये सब देख के रिक्शा में बैठे सभी लोग डर जाते हैं, शिवाय रिक्शा वाला छोड़ के, क्योंकि रिक्शा वाले को पता था कि ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भाई लोग, तुम लोग इस काले साए से डरो मत, ये हमें कुछ नहीं करेगा। ये तो बस हमारा रास्ता रोक के खड़ा हुआ है, ये हमारा कुछ नहीं करेगा, ये अपने आप हवा में गायब हो जाएगा। ये साया हमको सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है। इतना बोल के रिक्शा वाले ने तुरंत अपना रिक्शा चालू किया और उस काली परछाई के ऊपर से अपना रिक्शा आगे ले जाने लगा। जैसे ही रिक्शा उस काले साए के ऊपर से गई, वैसे ही वो परछाई हवा में गायब हो गई। देखा भाई लोग, मैंने बोला था ना कि ये काली परछाई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं रोज रात को किसी सवारी को लेकर इस रास्ते से आता रहता हूँ, इसीलिए मुझे इस जंगल के बारे में सब पता है कि इस जंगल में कौन हमें मारेगा और कौन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जैसे ही रिक्शा कुछ आगे जाता है, वैसे ही रिक्शा वाला अपना रिक्शा रोक देता है। लो बेटा, मेरा रिक्शा तुम्हें यहीं तक छोड़ सकता है। तुम्हें इसके आगे तुमको सोनापुर अकेले ही चलकर जाना होगा, क्योंकि मेरे रिक्शे में जो 2 लोग बैठे हैं उनको मुझे उनके गांव छोड़ने जाना है। तो तुम यही उतर जाओ। लेकिन रिक्शे वाले भाई साहब, मैं अकेला इस जंगल के रास्ते से सोनापुर गांव कैसे जाऊंगा? मुझे तो सोनापुर गांव का रास्ता भी पता नहीं है, और रात के 8 बज रहे हैं, और इतने सुनसान जंगल में मुझे आप अकेला छोड़ के जा रहे हो। प्लीज मुझे इस जंगल में अकेला छोड़ के मत जाओ, मुझे सोनापुर गांव के नजदीक छोड़ दो। प्लीज भाई, आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। बेटा, तुमने मुझे पहले ही बोला था कि जहां तक मेरा रिक्शा जाएगा वहां तक तुमको छोड़ दो, उसके बाद तुम चलकर ही सोनापुर गांव चले जाओगे। और ऊपर से मेरे रिक्शे में मैं 2 लोगों के ऊपर किसी तीसरे को बिठाता नहीं, लेकिन तुम्हारी परेशानी देख के मैंने तुमको मेरे रिक्शे में बिठा लिया। यहां से आगे तुमको चलकर ही जाना होगा, इसमें मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। इतना बोल के अभय रिक्शा से नीचे उतर जाता है और रिक्शा वाला अपना रिक्शा लेके आगे बढ़ने लगता है। रात के लगभग 8:20 हो चुके थे। अब अभय जंगल में अकेला था। जंगल इतना डरावना लग रहा था कि मानो कोई वहां आ रहा हो। उस भयानक जंगल से जानवरों की, जंगली भेड़ियों की, उल्लुओं की आवाजें आ रही थीं। ये सब देखकर अभय बहुत डर जाता है। हे भगवान, ये मैं किधर फंस गया? यहाँ तो दूर दूर कोई इंसान तो क्या, कोई रोशनी भी नहीं दिख रही है। ऊपर से मुझे सोनापुर गांव का रास्ता भी पता नहीं है। ऊपर से मेरे पास तो आगे का रास्ता दिखाई देने के लिए मेरे पास टॉर्च भी नहीं है जो मुझे आगे का रास्ता दिखा सके। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये भगवान, मेरे मदद के लिए किसी फरिश्ते को भेज दो। तभी उसके पीछे से एक बैलगाड़ी आने लगती है। बैलगाड़ी पे एक लालटेन लटकी हुई थी और उस पे एक इंसान बैठा हुआ था। जैसे ही बैलगाड़ी अभय के पास आई, कौन हो बेटा तुम, और इतने रात को इस भयानक डरावने जंगल में क्या कर रहे हो? मुझे तो तुम कोई मुसाफिर लग रहे हो जो रास्ता भटक गए हो। कौन हो बेटा तुम, और इस जंगल के रास्ते से कहाँ जा रहे हो? चाचा, मैं शहर से आया हूँ और मैं सोनापुर गांव जा रहा था, लेकिन मैं रास्ता भटक गया हूँ और मेरे पास रोशनी देने वाला कोई साधन भी नहीं है, जैसे टॉर्च या लालटेन। तो बेटा तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? तुम क्या यहाँ तक अकेले चल के आए हो? नहीं चाचा, मैं यहाँ तक एक रिक्शे में आया हूँ। उसके बाद वो रिक्शा सोनापुर गांव की ओर नहीं जा रहा था, तो उस रिक्शा वाले ने मुझे इस सुनसान जंगल में उतार दिया। लेकिन अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सोनापुर गांव का रास्ता किस तरफ है। बेटा, लेकिन तुम सोनापुर गांव किस काम से जा रहे हो? तुम्हारा उस गांव में कोई रहता है क्या? चाचा, सोनापुर गांव में मेरे दादाजी हरि प्रसाद जी रहते हैं। वो कुछ दिन से बहुत ही बीमार है।
उन्होंने मुझे शहर में चिट्ठी भेजी थी कि वो बहुत ही बीमार है, इसीलिए मैं मेरे दादाजी को मिलने, उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने सोनापुर गांव जा रहा हूँ। बेटा हरिप्रसाद जी तुम्हारे दादाजी है क्या? तो अब बेटा तुम किसी बात की टेंशन मत लो, क्योंकि मैं भी उसी गांव सोनापुर का रहने वाला हूँ। मैं तुम्हारे दादाजी के घर के पास ही मेरा घर है। आ जाओ बेटा, मेरे बैलगाड़ी पे बैठ जाओ। अभय बैलगाड़ी पे बैठ जाता है। बैलगाड़ी धीरे धीरे उस जंगल के रास्ते से चलने लगती है। रात के 9 बज रहे थे। जंगल के झाड़ियों से किसी के चलने जैसी आहट उनको महसूस होती है, जैसे उनके बैलगाड़ी को कोई रोकने की कोशिश कर रहा हो। तभी अचानक किसी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज उन्हें सुनाई दी। चाचा, इतने रात इस जंगल में कौन चिल्ला रहा है? बेटा यहाँ से सोनापुर गांव की सरहद शुरू हो जाती है। ये सोनापुर गांव का जंगल है। इस जंगल में रात को काले साए घूमते रहते हैं। किसी भी इंसान को कभी भी ये काला साया अपने और खींच सकता है। हम दोनों का नसीब बहुत ही खराब है जो हम इतने रात को, वो भी रात 9 बजे के बाद, वो भी इस सोनापुर गांव के जंगल से अकेले जा रहे हैं। भगवान को मेरा बस यही कहना है कि हमें सुखरूप हमारे गांव पहुंचा दो। लेकिन चाचा, आप इतनी रात को बैलगाड़ी लेके कहाँ से आए? आप कहाँ गए थे? बेटा मुझे पास के गांव में कुछ ज़रूरी काम था, तो मैं वहां गया हुआ था। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, नहीं तो मैं इस रास्ते से दिन ढलने से पहले ही घर पहुंच जाता हूँ। चलते चलते थोड़ी देर बाद वो भयानक जंगल का रास्ता खत्म हो जाता है। कुछ सामने जाते ही सोनापुर गांव आ जाता है। सभी घरों के दरवाजे से रोशनी जगमगा रही थी। बैलगाड़ी सोनापुर गांव में पहुंच जाती है। जैसे ही बैलगाड़ी गांव के बीचों बीच पहुंचती है, वहां बरगद के पेड़ के नीचे शामू की चाय की दुकान थी। कड़ाके की ठंड की वजह से गांव के कुछ लोग अलाव जलाकर हाथ सेंक रहे थे और आपस में कुछ गंभीर चर्चा कर रहे थे। लो बेटा, आ गया तुम्हारा दादाजी का गांव सोनापुर। अब तुम्हें यहाँ किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम आराम से बैलगाड़ी से नीचे उतरो और अपने दादाजी से मिलने चले जाओ। लेकिन चाचा, आप नहीं आ रहे हो क्या? आपका घर भी तो मेरे दादाजी के घर के पास है, तो आप भी मेरे साथ वहां तक चलो ना। हम दोनों बैलगाड़ी पे साथ साथ चलते हैं। नहीं बेटा, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है, इसीलिए मुझे आगे जाना है। तुम यहाँ से अकेले चले जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। आगे जाते ही तुमको सामने ही पीपल के पेड़ के नीचे गांव के शामू की चाय की दुकान दिखेगी। वहाँ तुमको और कुछ लोग अलाव के पास बैठे हुए दिखाई देंगे। अब जल्दी जाओ बेटा, मुझे आगे जाना है। उसके बाद अभय बैलगाड़ी से नीचे उतर जाता है। उसके बाद अभय ने उस इंसान को धन्यवाद कहा। धन्यवाद चाचा, जो आपने मुझे सोनापुर गांव तक छोड़ा। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने मेरी बहुत मदद की। अरे, इस वक्त गांव में कौन आया है? और वो भी काशी चाचा की बैलगाड़ी पर। लेकिन काशी चाचा की बैलगाड़ी यहाँ कैसे? सामने से अभय चाय की दुकान पे आने लगता है। जैसे ही अभय चाय की दुकान पे आया, बेटा, तुम कौन हो और इतनी रात गए इस डरावने जंगल को पार करके यहाँ कैसे पहुंचे? तुम्हारी शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही है। नमस्ते काका, मैं हरिप्रसाद जी का पोता हूँ, शहर से आया हूँ। दादाजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मुझे आज ही पहुंचना था। रास्ते में उस बैलगाड़ी वाले चाचा ने मेरी बहुत मदद की, वरना मैं तो उस जंगल में ही फंस गया होता। क्या? हरिप्रसाद का पोता? बेटा, तुम थोड़ी देर पहले इसी रास्ते से आए हो। क्या तुम्हें रास्ते में कुछ अजीब नहीं दिखा? हाँ काका, रास्ते में एक रिक्शा वाला मिला था, फिर एक भयानक काला साया भी दिखा, और अंत में उस बैलगाड़ी वाले चाचा ने मुझे सहारा दिया। मैं उसी चाचा के बैलगाड़ी पे आया हूँ। वो अभी मुझे वहां बैलगाड़ी से नीचे उतार के आगे चले गए। उस चाचा का घर भी मेरे दादाजी के घर के पास ही है। सभी लोग अभय को अजीब तरीके से देखने लगे। बेटा, तुम किसके बैलगाड़ी में आए हो? इस गांव में तो एक ही इंसान के पास बैलगाड़ी थी, जिसका नाम काशी था। बेटा, तुम किसके साथ आए थे? काशी चाचा तो 3 साल पहले इसी जंगल के रास्ते में एक हादसे में मारे गए थे। वे तब भी पास वाले गांव से काम करके लौट रहे थे। शांत हो जाओ सब। हरिप्रसाद एक बहुत ही नेक इंसान है। शायद उनकी दुआओं और पूर्वजों के आशीर्वाद ने ही आज इस लड़के की जान बचाई है।
काशी की आत्मा आज भी उस जंगल में भटकती है, लेकिन वो कभी किसी का बुरा नहीं करती, खासकर नेक लोगों की। इसलिए बेटा, तुमको काशी के आत्मा ने बैलगाड़ी पे सही सलामत इस गांव में छोड़ा, क्योंकि तुम उस इंसान के पोते हो जिसने उस काशी की जिंदा रहते बहुत मदद की थी। क्या क्या वो एक रूह थी? लेकिन उन्होंने तो मुझे गांव तक पहुंचाया। हाँ बेटा, सोनापुर का ये जंगल जितना डरावना है उतना ही रहस्यमय भी। खैर, अब तुम घबराओ मत। मोहन, लालटेन उठाओ और अभय को हरि प्रसाद जी के घर तक छोड़ कर आओ। बेचारा बहुत डरा हुआ है। अभय कांपते कदमों से मोहन के साथ अपने दादाजी के घर की ओर बढ़ चला। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि दादाजी बिस्तर पर लेटे हुए थे। अभय को देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। हर इंसान के अंदर कुछ राज छुपे होते हैं, कुछ ऐसे राज जो बहुत वक्त बाद खुलते हैं। यह कहानी रामपुर गांव की है। बरसात का मौसम था और आसमान में बिजली कड़कने की आवाज हर तरफ गूंज रही थी। उसी गांव में दूर कहीं एक छोटा सा ढाबा था जहां कुछ ही लोग जाया करते थे। आज भी वहां कुछ लोग बैठे मौसम का मजा ले रहे थे। रामू भाई, क्या मस्त मौसम है। इस मौसम में तो इस तरह ढाबे की चाय में अपना ही मजा है। हाँ, सही कह रहा है। ऊपर से रात के इस वक्त बिजली भी चली जाती है। ये अजीब मजाक है यार। लेकिन जो भी हो, इस वक्त यहाँ साथ में बैठकर एक अलग ही मजा आता है। सच में मेरा तो दिल करता है कि बरसात के इस मौसम की ये पूरी रात यहीं पर गुजार दूं, यहाँ बैठकर ये पकौड़े, चाय और दोस्तों के साथ। इस सब का मजा ही कुछ और है। और तू एक बात भूल रहा है, जब साथ में रामसुख चाचा की कहानी भी हो जाती है तब तो मजा डबल हो जाता है। वैसे ये चाचा के किस्से सिर्फ झूठी कहानियां नहीं होते, बल्कि उनके सारे किस्से सच होते हैं। अरे छोड़ो भाई, मुझे तो नहीं लगता कि रामसुख चाचा की कहानियां सच होंगी। आजकल के दौर में ऐसा कहाँ होता है, ये भूत चालवा वगैरह। वो तो तू इन सारी बातों पर यकीन नहीं करता, इसलिए ऐसा कह रहा है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये सारी बातें सच होती हैं। लेकिन ये रामसुख चाचा तो अभी तक नहीं आए। मैंने तो कहा भी था कि थोड़ी देर में ढाबे आ जाना। अच्छा, शोर मत करो, चाचा बस आते ही होंगे। तब तक हम अपना गपशप लगाते हैं। वो लोग हंसी जाक कर रहे थे और उनकी बातों के साथ ही आसमान में बिजली के गरज गूंज रहे थे। और तभी वहां पर रामसुख चाचा ढाबे पर आ जाते हैं। अरे ये लो, रामसुख चाचा भी आ गए। अब तो इस बरसात का मजा आएगा। लगता है कि तुम सबको मैंने आज बहुत इंतजार करवाया। हाँ चाचा, आप सही पकड़े गए। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, आज इतनी देर क्यों हो गई? आज मुझे घर पर थोड़े काम थे और ऊपर से बिजली भी चली गई, तो इस वजह से थोड़ी देर हो गई। अच्छा, लेकिन हम तो सोच रहे थे कि आज तो आप आएंगे ही नहीं। हमें तो आपकी कहानी के बिना यहाँ कोई मजा ही नहीं आता। मुझे भी यहाँ पर तुम लोगों से बातें करने में बहुत मजा आता है। अच्छा चाचा, हमारी चाय और पकोड़े तो आ गए हैं, बस आपका ही इंतजार था। अब ये बताइए, आज कौन सी कहानी सुनाएंगे? अच्छा, अब मैं आ गया हूँ। तो अब मैं तुम्हें लोगों को एक सच्चा किस्सा सुनाता हूँ। चाचा कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आज मैं तुम्हें लोगों को अपनी जिंदगी का एक खौफनाक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। ये बात उस वक्त की है जब मैं जवान हूँ। उस दिन तूफानी बरसात की रात थी और पूरे गांव में तेज बारिश हो रही थी। हर तरफ बिजली की कड़क और गरज की आवाजें आ रही थी। और उसी तूफानी रात को मेरी अम्मी की तबीयत भी खराब हो गई। उनका इलाज और दवा दूसरे गांव में रहने वाले डॉक्टर के पास थी। माँ, मैं अभी जल्दी ही आपकी दवाई लेने जाता हूँ, आप परेशान मत हो, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। दीपक चाचा हमारे साथ वाले गांव में ही रहते हैं। नहीं बेटा, तुम क्यों इस बरसात में जा रहे हो? मैं ठीक हूँ। नहीं माँ, ये बारिश तो रोज ही होती है और आप फिक्र मत कीजिए, ये थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। मैं जल्दी ही दवाई लेने जा रहा हूँ। रास्ते में अगर कोई रिक्शा मिल गया तो उसी में चला जाऊंगा। उस रात मेरी माँ ने मुझे बहुत रोका, लेकिन मैं उस रात अपनी माँ के इलाज के लिए दूसरे गांव की तरफ जाने लगा। बाहर तेज बारिश का सिलसिला जारी था और उस वक्त गांव का एक भी आदमी वहां नहीं था। मैं बस आगे चलता ही जा रहा था। ये बारिश तो और भी तेज हो गई है, मैं दूसरे गांव तक कैसे पहुंचूंगा? लेकिन जो भी हो, मुझे मां के लिए वहां पहुंचना ही होगा। मैं बस चलता ही जा रहा था
और अब जैसे जैसे रात काली होती जा रही थी, बारिश उतनी ही तेज होती जा रही थी। बारिश की बूंदें मेरे जिस्म पर ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई छोटे छोटे छुड़े चुभा रहा हो। रात के उस सन्नाटे को चीरते हुए मैं आगे बढ़ता गया। तभी मेरी नजर आगे एक जगह पर पड़ी। वहां एक आदमी रिक्शा लिए जा रहा था। मैंने जोर से आवाज लगाई तो वो रुक गया और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। जी भाई, क्या हुआ? कहाँ जाना है? इतनी रात को इस बारिश में यहाँ क्या कर रहे हैं? इस वक्त तो यहाँ कोई जानवर भी नहीं निकला होगा। भाई, मुझे इस साथ वाले बिलासपुर गांव जाना था। वहां जो डॉक्टर रहता है उससे अपनी माँ के लिए दवाई लेनी थी। क्या कहा तुमने? तुम्हारा दिमाग ठीक है? इस बारिश में बिलासपुर गांव जाने की बात कर रहे हो? लगता है तुम उस गांव की खबरों से अनजान हो। क्या तुम यहाँ नए हो? हाँ, हम यहाँ कुछ समय पहले ही आए हैं। लेकिन आप इस तरह क्यों कह रहे हैं? क्या हुआ वहां? क्या बात है? अरे ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। तुम ऐसा करो कि इसी वक्त वापस लौट जाओ और इस बारिश की रात में उस गांव की तरफ बिल्कुल भी मत जाना, वरना पछताओगे भाई। बस मैं जा रहा हूं अपने घर, तुम अपना रास्ता नापो। लेकिन भाई सुने, तो वो रिक्शे वाला तो उस जगह का नाम सुनते ही फौरन भाग गया। लेकिन मुझे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि मैं अपनी माँ के लिए बहुत परेशान था। इसलिए मुझे तो बस वहां जाना ही था। उस आदमी की बातों को नजरअंदाज करके मैंने दोबारा चलना शुरू कर दिया। मैं जब जा रहा था तभी उस रात की तेज बारिश में मुझे एक अजीब सी काली बिल्ली पेड़ पर बैठी नजर आई। मैं जाकर उस पेड़ के पास खड़ा हो गया, लेकिन वो बिल्ली ना तो हिली और ना ही भागी। वो बस एक अजीब ठहरी हुई नजर से मुझे देख रही थी, जैसे कि वो मुझे कुछ कहना चाह रही हो या मुझे किसी खतरे से रोक रही हो। उसी पल आसमान में बिजली जोर से कड़की और बारिश और भी तेज हो गई। मेरा दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। मैंने बिना एक पल गवाए वहां से कदम खींच ली और जल्दी से दूसरे रास्ते पर चलने लगा। मैं फिर थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि शायद ये बारिश थोड़े समय में बंद हो जाए। तभी मेरे सामने से एक बेहद प्यारी सी लड़की आई और मेरे साथ खड़ी हो गई। वो मुझे बस घूरते ही जा रही थी। वैसे एक तरफ मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली भी मिल गई कि चलो, इस बरसात की रात में इस सुनसान जगह पर कोई और भी है। फिर कुछ देर बाद मैंने उससे कहा, आप कौन हैं और इस बरसात में इस सुनसान रास्ते पर अकेले क्या कर रहे हैं? मैं इस गांव में काम करती हूँ। मेरा घर इसके साथ वाले गांव में है। मुझे आज देर हो गई थी और मैं घर जा रही थी, लेकिन आधे रास्ते में ही मैं फंस गई। ये तेज बारिश शुरू हो गई, जो कि अभी तक बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा, वैसे मुझे लगा था कि शायद मैं ही इस सुनसान जगह पर अकेले जा रहा हूं, लेकिन अब थोड़ी तसल्ली हो गई कि आप भी उस गांव की तरफ इसी रास्ते पर हैं। वैसे मैं भी उसी गांव की तरफ ही जा रहा हूं। ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। आप प्लीज मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे इस बरसात की रात में इस सुनसान रास्ते से जाने में डर लग रहा है। यहाँ पर ना तो कोई रिक्शा है इस वक्त और ना ही कोई टैक्सी। मदद? लेकिन कैसे मदद करूं मैं आपकी? आप भी उस गांव की तरफ जा रहे हैं, मेरा घर भी वहां है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि हम साथ में ही वहां चले? आप पहले मुझे जल्दी से वहां छोड़ दीजिए, फिर आप अपने रास्ते चले जाइए। प्लीज, मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी। ठीक है, मैं वैसे भी वहां ही जा रहा था। मैं आपको हिफाजत से घर छोड़ दूंगा, फिर मैं अपने काम के लिए चला जाऊंगा। अच्छा, सही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं और वो लड़की उस तेज बारिश में साथ में ही सफर करने लगे। पूरे रास्ते में बारिश की बूंदें तेजी से हमारे जिस्म पर पड़ रही थी। रास्ता और भी सुनसान हो गया था और चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। हर तरफ से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं और फिर बिजली की कड़क की आवाज माहौल को और भी डरावना बना रही थी। जब मैं और वो लड़की जा रहे थे तभी आधे रास्ते में मुझे एक अजीब से जानवर की चीख सुनाई दी। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि उसकी गूंज पूरे जगह में फैल गई। अरे, ये खौफनाक आवाज अब तो मुझे लग रहा है कि उस गांव जाते हुए माहौल और भी बढ़ रहा है। ये माहौल कैसा भयानक होता जा रहा है और ऊपर से ये जानवरों की आवाज। उफ, ये उस गांव की तरफ जाने वाला रास्ता सच में बहुत सुनसान है। मुझे भी इसलिए अकेले डर लग रहा था, लेकिन ये तो अच्छा हुआ कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं। मेरा डर भी थोड़ा कम हो गया। तभी चलते चलते अचानक
मुझे वहां पेड़ों के सामने एक अजीब साया नजर आया, जैसे कोई वहां खड़ा हो। लेकिन जब हम धीरे धीरे करीब पहुंचे तो वो बिजली की आवाज के साथ ही गायब हो गया। वो लड़की तो बस चुपचाप आगे जा रही थी, लेकिन मैं रुककर उससे बोला, ये साया देखा आपने? यहां कोई खड़ा था, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है। नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं देखा, वहां तो कुछ भी नहीं था। आपको बस वैसे ही वहम हुआ होगा। उस लड़की की ये बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया, और एक तरफ मुझे भी लगा कि शायद ये मेरा ही वहम था। इसलिए मैं और वो लड़की दोबारा आगे बढ़ने लगे। बारिश बहुत तेज थी, और वहां से जाते हुए मुझे फिर ऐसा नजर आया जैसे सामने कोई बच्चा जमीन पर पड़ा हुआ हो। लेकिन जब हम करीब पहुंचने लगे तभी बिजली की तेज आवाज के साथ वहां भी कुछ नहीं था। लेकिन इस बार मैंने उस लड़की से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इस बार भी ये मेरा ही वहम हो, क्योंकि वो लड़की इस बार भी बिल्कुल खामोश थी। हम दोबारा अब चलने लगे। पूरी जगह सुनसान थी और बारिश से भरी हुई, और थोड़ी देर बाद मैं और वो लड़की उसके घर तक पहुंच गए। उसका घर मुझे बहुत अजीब और सुनसान लगा। मैं उसके घर को थोड़ी देर तक देखता रहा। ये लीजिए, मेरा घर आ गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मदद की। अगर आप ना होते तो पता नहीं मैं इस बारिश में कैसे पहुंच पाती। नहीं, कोई बात नहीं, बस आपको खैरियत से यहाँ पहुंचा दिया। अब मैं अपनी मंजिल की तरफ चलता हूँ, मुझे पहले ही देर हो चुकी है। रुकिए, आप ऐसे नहीं जा सकते। मेरा मतलब है कि आप थोड़ी देर यहीं रुके। मैं आपके लिए छतरी लेकर आती हूँ। आप उसके सहारे इस बारिश से थोड़ा बच जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ही रुके रह जाना मत। ठीक है। वो लड़की ये कहकर अपने घर की तरफ जाने लगी, और मैं उसकी प्रतीक्षा करने के लिए वहीं रुक गया। इंतजार करते करते बहुत देर हो गई, लेकिन वो छतरी लेकर अब तक बाहर नहीं आई थी। इसलिए मुझे बहुत अजीब लगा, ये इतनी देर क्यों कर रही है? उसने तो कहा था कि बस थोड़ी ही देर में आ जाऊंगी, लेकिन अभी तक नहीं आई। मैंने सोचा कि मैं जाकर खुद ही देख लूं, तो मैं फौरन उसके घर की तरफ जाने लगा, और वहां जाकर मैंने आवाज लगाना शुरू किया। सुने, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, कहाँ हैं आप? घर में सब ठीक तो है ना? मैंने जैसे ही उसे आवाज लगाना शुरू किया, तभी थोड़ी देर बाद उस घर से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला, और मुझे अजीब सी डर पैदा कर देने वाली नजरों से देखने लगा। अरे आप कौन हैं? और वो लड़की कहाँ गई जिसे मैं अभी अभी यहां तक छोड़कर आया हूं? कौन लड़की? मैं यहाँ रहता हूँ, और मैं अकेला ही रहता हूँ। यहाँ कोई लड़की नहीं रहती। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसे अभी यहीं छोड़ा था। वो कह रही थी कि मेरे लिए छतरी लेकर आएगी। एक मिनट रुको। तुम पहले ये बताओ कि कैसी लड़की थी, और उसने तुम्हें क्या कहा था? उसने हरी रंग की साड़ी पहनी थी और बहुत खूबसूरत सी लड़की थी। कह रही थी कि इस गांव तक मुझे पहुंचा दो, अकेले मुझे डर लग रहा है। अच्छा, तो तुम्हारा सामना भी उस अनामिका से हुआ है? अनामिका? कौन अनामिका? अनामिका वो है जो बरसात की रात में निकली थी, और आधे रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई थी। उसने बहुत से लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। इसी वजह से जंगल जाते वक्त एक खौफनाक जानवर ने उसे मार दिया। इसके बाद वो एक चहलावा बन गई, और अब गांव में घूमती रहती है। बरसात की रात में जो भी निकलता है, पहले वो उससे मदद मांगती है। जो उसके मदद करने से इनकार करता है, वो उसी वक्त उसे अपना शिकार बना लेती है। मैं उसकी बात सुनकर ऐसा शून्य हो गया जैसे मेरे अंदर से रूह ही निकल गई हो। मुझे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, नहीं ये कि वो आदमी सच बोल रहा है या झूठ, और ना ही ये कि वो लड़की सच में चहलावा थी या क्या। मैंने और कुछ नहीं सोचा और जल्दी से वहां से जाने लगा। मैंने उससे एक भी बात नहीं की और बस वहां से निकल गया। लेकिन तभी चलते चलते जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे सामने वही लड़की हवा में खड़ी थी, लेकिन उसका सिर्फ शरीर था, सिर बिल्कुल नहीं था। फिर वो डरावनी आवाज में कहने लगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे घर पहुंचाया और मेरी मदद की। उसकी आवाज सुनकर ही मैं डर के मारे वहीं जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर पर था और मेरे सामने मेरी माँ बिल्कुल ठीक खड़ी थी। उनकी दवाई भी वहीं रखी थी, मतलब उस वक्त माँ के लिए दवाई भी आ गई थी
और मैं भी सही सलामत घर पहुंच गया था। माँ ने मुझे बताया कि कुछ गांव वालों ने मुझे रास्ते में बेहोश पड़ा देखा और मुझे घर पहुंचा दिया। अगर मैं उस रात उस लड़की की मदद ना करता तो मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ आखिर क्या होता, लेकिन मैं बच गया। प्यारी कहाँ है? कौन प्यारी? मैं किसी प्यारी को नहीं जानता। वो साइकिल वाला ने जैसे ही ऐसा कहा, एक हंसी जंगल में गूंजी। वो आदमी जमीन पर गिर गया और उसके प्राण चली गई। चाल डोंगरी का किस्सा। ये कहानी किसी किताब की नहीं, ये कहानी है उन रास्तों की जहां कदम तो इंसान के होते हैं लेकिन लौटता कोई और है। ये कहानी है चाल डोंगरी की। आज की ये कहानी आपके रोंगटे खड़ी कर देगी, आपकी सुन्नी बदन पर एक सिहरन पैदा कर देगी। ये कहानी आपको सोने नहीं देगी बल्कि सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर ये प्यारी है कौन, इसके पीछे का क्या रहस्य है। तो दोस्तों, अपना हेडफोन लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कर दीजिए, चलते हैं और एक भूतिया सफर पर। बंदिया गांव एक छोटा सा गांव है जो घने जंगलों के बीच रहता है। बंदिया गांव से मधुपुर करीब 12 किलोमीटर का रास्ता है। इसी दोनों गांवों के बीच में आता है चाल डोंगरी, जो घने जंगलों और घाटियों से घिरा हुआ है। मधुपुर और चाल डोंगरी के रास्ते में एक पुराना जजर सा ढाबा था। ढाबे पर 3 आदमी बैठे थे। चाय ठंडी हो चुकी थी लेकिन उनके चेहरों पर पसीना था। भैया, मैं साफ कह रहा हूँ, वो चाल डोंगरी की प्रेत साधारण नहीं है और वो महुआ का पेड़। अरे नाम मत ले उस मनहूस जगह का, उसका तो नाम सुनते ही बदन में ठंडी लहर दौड़ जाती है। हाँ भाई, तुमने ठीक कहा है। कल ही वहां किसी अनजान आदमी का शरीर मिला है, बिना खून के। मैंने सुना है वो एक सवाल पूछती हैं कि प्यारी कहाँ है, और अगर गलत जवाब दे दिया ना तो सीधा मौत। आज तक किसी को इसका सही जवाब नहीं पता कि प्यारी कौन है और वो पूछती क्यों है। तीनों चुप हो गए। ढाबे पर सन्नाटा छा गया। उसी वक्त मधुपुर की तरफ से आती दिखी एक पुरानी मोटरसाइकिल। उस पर बैठे थे 2 नौजवान, अभिषेक और रमन। दोनों बैंक कर्मचारी थे। नए नए ट्रांसफर होकर इस इलाके में आए थे। समय करीब 12 बज रहे। अभिषेक, ये इलाका कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं लग रहा? अरे यार, नया इलाका है इसलिए ऐसा लग रहा है। अभिषेक यार, जरा देखना, रास्ते में अगर कोई मिले तो बंधिया गांव जाने का रास्ता पूछ लेना। ठीक है रमन। डरते घबराते बातें करते कुछ दूर चलने के बाद दोनों की नजर उसी पुराने ढाबे पर पड़ी। उन्होंने बाइक रोकी और ढाबे की ओर बढ़े। चाचा, बंधिया गांव किधर से जाएगा? अभिषेक का इतना कहना था कि ढाबे पर बैठे तीनों आदमी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, मानो जीते जी किसी ने मौत को दावत दे दिया हो। तुम दोनों को मरने का बड़ा शौक है क्या? जानते भी हो कहाँ जा रहे हो? तो तुम दोनों इस इलाके में नए हो क्या? हाँ, हमारा अभी ट्रांसफर हुआ है। इलाके के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए तो आपको पूछ रहे हैं। तो सुनो, चार डोंगरी के रास्ते जो भी गया है वो वापस लौटा नहीं है। चाचा, क्या है उस चार डोंगरी में? हमें जाना जरूरी है। अगर जा ही रहे हो तो दिन डूबने से पहले वापस लौट आना, वरना अगर शाम या रात हो गई ना तो तुम दोनों अगली सुबह नहीं देख पाओगे। ढाबे वालों के मुंह से ये सब बातें सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। वो दोनों डरने लगे। लेकिन क्या करें, सीनियर का आदेश है, पालन तो करना ही पड़ेगा। चाचा, हम मजबूर हैं, सरकारी काम है। लोन लेने वालों के घर और जमीन का सर्वे करना है, जाना तो पड़ेगा ही। तो सुनो, एक बात याद रखना, कोई रास्ते में तुम्हें रोके तो गाड़ी मत रोकना। और सुनो, कहते हैं चाल डोंगरी में जाते समय तो कुछ नहीं होता, लेकिन वापसी में एक औरत दिखाई देती है। वो सवाल करती है कि प्यारी कहाँ है। प्यारी? कौन प्यारी? इसका जवाब किसी को नहीं पता। अगर जिंदा लौटना चाहो तो बंदिया गांव में भूषण दा को ढूंढना, शायद वो कुछ जानते हों।
और दुआ करना कि प्यारी के बारे में पूछने वाली तुम्हारी नजर में ना आए। हवा तेज चलने लगी, पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे। अभिषेक और रमन एक दूसरे को देख रहे थे। उनके सामने रास्ता था और रास्ते के आगे शायद मौत। दोनों धीरे धीरे उस रास्ते की ओर बढ़ गए। जैसे ही बाइक उस रास्ते पर चढ़ी, हवा का मिजाज बदल गया। अभिषेक, तुझे भी लग रहा है ना कि यहाँ हवा कुछ अलग है? हाँ रमन, मुझे भी ऐसा लग रहा है यार। ये जंगल तो बहुत खतरनाक लगता है। अरे यार, तू भी ना उन गांव के बूढ़ों की बातों को दिल पर ले रहा है। मैं तो तेरा मजे ले रहा था। नहीं रमन, सच में यहाँ कुछ तो गड़बड़ लगता है। अभिषेक रमन को समझाता रहा, पर रमन गांव वालों की बातों का मजाक उड़ाते हुए चल रहा था और अभिषेक को डरपोक बता रहा था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर रास्ते के किनारे एक छोटी सी बांस की टपरी दिखाई दी। अरे रमन, तूने देखा क्या वो बांस की टपरी? ना वहां चूल्हा जल रहा था, ना कोई इंसान का नामो निशान। अरे भाई, जंगल की टपरी है, कभी खुलती है कब बंद रहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। टपरी से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा सा पेड़ दिखा जो देखने पर बहुत डरावना लग रहा था। जैसे जैसे बाइक पेड़ के पास आती गई, वैसे वैसे दिल की धड़कन तेज होती गई। जैसे ही बाइक पेड़ के बिल्कुल पास पहुंची, एक जोरदार हवा चली। अभिषेक, ये क्या था यार? मैं तो कब से कह रहा हूं तुझे। यार सच में ये जगह ठीक नहीं। अभिषेक, तू गाड़ी मत रोकना। चाहे कुछ भी हो जाए रमन, तू पीछे मत देखना। उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। कुछ देर के डरावनी सफर के बाद जंगल हल्का हुआ। दूर से कच्चे घरों की छत नजर आने लगी। आखिरकार चाल डोंगरी को पार करते हुए वो दोनों बंदिया गांव पहुंच गए। पर दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं जो होना चाहिए था, तो आप गलत सोच रहे हैं। इसके बाद जो कहानी शुरू होगी ना दोस्तों, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, शरीर में ठंडी लहर दौड़ जाएगी। तो आगे दिल थामे बैठे रहिएगा।